दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 353 नंबर का लेक्चर। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 23वें नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो पूरे 10,590 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए बहुत धीरे धीरे ये सीरीज बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, ठीक है। आप जुड़ेंगे तो बहुत सारे विषय आपको कंप्लीटली पढ़ाए गए हैं, जैसे एंशिएंट हो गया, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है। और इन विषयों में कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, ठीक है। अभी ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें नदी तंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे तो इससे संबंधित जितनी भी नदियां इसके आसपास के हैं, इसके अपवाद क्षेत्र में बहती हैं, उन सभी से संबंधित सवालों पर भी हम लोग बातचीत किया जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। ये फाउंडेशन कोर्स बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहे तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। वैसे बच्चा तो जानता है कि इसका उद्गम स्थल मानसरोवर है, लेकिन इतने से आपका काम नहीं चलेगा। मानसरोवर झील जो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये झील स्थित है वर्तमान में तिब्बत में, ठीक है। और तिब्बत दोस्तों अब पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है, तो यहाँ पर, लेकिन दोस्तों मानसरोवर झील से पर्टिकुलर नदी नहीं निकलती। वहीं पर दोस्तों एक ग्लेशियर है जिसका नाम है दोस्तों चेमा युंगडुंग। क्या नाम है दोस्तों? चेमा युंगडुंग, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यह इस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे गलत जवाब देते हैं, लेकिन आप इसे समझिएगा। अगला सवाल है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। उसे हम भारत में इसे ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं, लेकिन तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से कोई नहीं जानता। वहां इसे सांगपो बुलाया जाता है। क्या कहा जाता है वहां पर? इस नदी का अपना नाम क्या दोस्तों? सांगपो। क्या नाम दोस्तों? वहां के लोग इसे सांगपो नाम से बुलाते हैं। बात आती है कि भारत के लोग इसे किस नाम से बुलाते हैं, ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम कौन कौन से हैं ये बताइए। तो जैसे कि अभी अगर पूछा जाए एकदम लाइन से मैं आपको बता रहा हूं, तिब्बत के लोग इसे क्या बुलाते हैं दोस्तों? तिब्बत के लोग इसे सांगपो बुलाते हैं, ठीक है। तिब्बत के बाद दोस्तों ये नदी आती है अरुणाचल प्रदेश में। कहां आती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में रहती है तब इसे लोग वहां पर दिहांग नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? दिहांग। इसे वहां भी कोई ब्रह्मपुत्र नहीं बुलाता, वहां उसे दिहांग नाम दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये नदी आगे बढ़कर असम राज्य में जाती है, तो असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है, ठीक है। आगे फिर ये नदी बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है, लेकिन बांग्लादेश में इसे फिर ब्रह्मपुत्र नहीं बुलाया जाता है, वहां के लोग इसे जमुना बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जमुना। यमुना मत समझिएगा, यमुना गंगा की सहायक नदी है। ये यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में आकर दोस्तों गंगा से मिल जाती है, वो यमुना है, ये जमुना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम जमुना भी है, इसे भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, लीक से हटकर है, लेकिन सवाल आता है परीक्षा में तभी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दिहांग नदी। अब कहीं भी दोस्तों दिहांग नदी दे दे तो याद रखेगा दिहांग किसका नाम है? दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, आपको परेशान नहीं होना है। करा इसे दिहांग नाम से कब जाना जाता है? जब ये नदी कहां आती है, प्रवेश करती है? जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वही इसे दिहांग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दिहांग। और एक चीज और याद रखेगा, उसका कारण है, इसको दिहांग बुलाने का जो मुख्य कारण है वो मैं कारण बता दूं आपको। कारण ये है कि यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है दिबांग। याद रखेगा, दिहांग तो ब्रह्मपुत्र का नाम है, लेकिन एक अलग नदी है जिसका नाम है दिबांग नदी। दिबांग नदी और लोहित नदी का मिलन होता है दोस्तों। दिबांग नदी और लोहित नदी का मिलन होता है। लोहित नदी को दोस्तों खूनी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूनी नदी भी कहते हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तब जाकर इसे दिहांग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, एक मुख्य कारण रहा है इसके पीछे का, इसे आप याद रखें। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, एक आपने एनएच सुना होगा ना। एनएच दोस्तों अलग है, जिस तरह से नेशनल हाईवे बने हुए हैं उसी तरह से भारत सरकार अब राष्ट्रीय जलमार्गों पर काम कर रही है, ताकि नदियों के सहारे जो है आवागमन सुलभ हो सके, उसके लिए जलमार्ग बनाए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये किस नदी पर निर्मित है? जैसे संख्या 1 दोस्तों गंगा पर बना हुआ है, उसी तरह से ये जो संख्या 2 है ये कहां पर निर्मित है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र पर निर्मित है। हो सकता है आपसे लोकेशन पूछ दे दोस्तों, तो याद रखेगा सादिया से धुबरी तक। कहां तक?
सादिया से धुबरी एक जगह है दोस्तों, ठीक है, धुबरी तक ये जो है जलमार्ग स्थित है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है माजुली नदी द्वीप को किस वर्ष भारत का नदी द्वीपीय जिला घोषित कर दिया गया। यह दुनिया का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला है, याद रखेंगे, और इसे 2016 में, वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। याद रखेंगे दुनिया सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप ये दोस्तों कहां पर स्थित है, तो इसका नाम दोस्तों माजुली है, और ये स्थित कहां है दोस्तों, ये असम राज्य में स्थित है। कहां है, माजुली द्वीप जो है दोस्तों असम राज्य में है, और माजुली द्वीप को अब जो है जिला भी घोषित कर दिया गया, लिखा है ना, जिला घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया, तो 2016 में इसे जिला घोषित किया गया। आप इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जल मार्ग का निर्माण करती है, आपको यह बताना है। ये अपने आप में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आप सवाल कर सकते हैं कि किस टाइप के जल मार्ग का निर्माण करती है, तो याद रखेगा इसके दो नाम आपको मिलेंगे। एक नाम मिलेगा दोस्तों गुम्फित, क्या मिलेगा, गुम्फित जल मार्ग, हो सकता है परीक्षा में गुम्फित शब्द दे, या फिर एक इसका इंग्लिश नाम मिलेगा, वो मिलेगा ब्रेडेड चैनल। क्या मिलेगा, ब्रेडेड चैनल। अब बात आती चाहे गुम्फित हो चाहे ब्रेडेड चैनल हो, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी करती क्या, जब वो असम वाले क्षेत्र में आती है तो अपने अंदर के गाद को बाहर निकालना शुरू करती है और उससे छोटे छोटे टापू बन जाते हैं, ठीक है। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की धारा अत्यंत धीमी हो गई है, ठीक है, धीमी हो गई है, ठीक है, और उसके फलस्वरूप दोस्तों यहां छोटे छोटे टापू निर्मित हो गए, ठीक है, छोटे छोटे टापू निर्मित हो गए हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसी को गुम्फित जलमार्ग कहा जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं छोटे छोटे टापू कुछ अलग नहीं है, यही जो छोटे छोटे टापू हैं इन्हीं को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अरे दो नदियों की, मान लीजिए नदी की धारा ऐसे अलग हो गई, ठीक है, जो चारों तरफ से घिरे हैं वही तो डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह के वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में टापू बने हुए, छोटे छोटे टापू हैं, ठीक है। उसमें से जो सबसे बड़ा टापू है वो माजुली है, इसीलिए तो उसे नदी द्वीप कह दिया गया, वहां की जनसंख्या भी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तथ्य को आप याद रखें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी। अब एक दो नदी तो इसकी सहायक नदी है नहीं, बहुत सारी नदी है, आइए लिखते हैं। जैसे एक नदी है धनश्री, ठीक है, धनश्री भी लिखा जाता है, या कहीं कहीं पर इसे धनसीरी भी लिखा होता है, ठीक है, धनसीरी याद रखेगा, ठीक है। धनसीरी नदी, लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी। इसके बाद दोस्तों दिबांग नदी, मानस नदी, कामेत नदी, ठीक है, और सुबनसिरी नदी, ठीक है, सुबनसिरी नदी। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जो क्या है दोस्तों, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में आती हैं। इसको आप याद रखेंगे। मजा तो तब आएगा जब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी नदी बाएं हाथ से मिलती, कौन सी नदी दाहिने तरफ से मिलती ब्रह्मपुत्र में, तब दोस्तों थोड़ा सवाल कठिन हो जाता है। अभी सवाल दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उनको अब छांट के बताइए। बाएं तट से मिलने वाली जो नदी है उसको बताइए। तो जो ऊपर आपने दिबांग पढ़ा, याद रखेगा, दिबांग नदी ये बाएं तट से मिलती है। जो आपने लोहित नदी पढ़ा, जिसे हम खूनी नदी कह रहे हैं, खूनी नदी, इसका रंग लाल है इस वजह से खूनी कहा गया, ये मिलती है। इसके अलावा दोस्तों धनसिरी याद रखेगा, धनसिरी, सुबनसिरी मत कीजिएगा, सुबनसिरी दाएं तरफ से मिलती है, जबकि धनसिरी जो है ये बाएं तरफ से मिलती है। बाकी दो और नदी लिख लीजिए, एक मेघना लिख लीजिए और एक बराक नदी लिख लीजिए, ठीक है, मेघना और बराक, ठीक है, आदि कर लीजिए। ये सब वो नदियां हैं जो किस तट पर मिलती हैं, जो ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर मिलती हैं, ठीक है, ये बाएं हिस्से वाली नदियां हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। इसी तरह सवाल दे सकता है कि ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा वहां पे धनसिरी था, यहां पर सुबनसिरी है, ठीक है, सुबनसिरी याद रखिएगा, ये दोस्तों आपके दाएं तट से मिलने वाली नदी है। इसी तरह से मानस नदी जो पढ़ा, वहीं पर दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। उसी तरह से कामेंग याद रखेगा, ठीक है, कामेंग नदी जो है उसका नाम याद रखेगा। और दो और इंपॉर्टेंट नदियां हैं, अभी को याद आया, एक संकोच नदी और एक तीस्ता नदी, ठीक है, संकोच और तीस्ता याद रखेगा। जो तीस्ता नदी दोस्तों, इसे सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, तीस्ता नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे
इसे सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, जीवन रेखा पूछेगा तो दो जवाब दीजिएगा। तीस्ता को भी सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं और NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 जो है उसे भी सिक्किम की जीवन रेखा मानते हैं। ये आप याद रखेंगे, जब आप गूगल करेंगे तो आपको दोनों जवाब मिलेंगे, इसलिए आप पहले से ये दोनों चीजें याद करके रखिए। ठीक है, लोहित नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लोहित नदी को और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे खूनी नदी कहा जाता है। क्यों? इसका रंग जो है दोस्तों लाल रंग का है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है दोस्तों, इसका नाम है जायु नदी। कौन सी नदी? जायु। ठीक है, तो याद रखेगा, जायु नदी भी इसे कहते हैं, ये आप याद रखेगा। और किस तट से मिलती है? तो लोहित जो है दोस्तों ये बाएं तट से मिलती है। ठीक है, बाएं तट से क्या मिलती है? ये ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है, ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। इसे आप याद रखेंगे, ये आप पीछे पढ़े हैं तो उसको भी आप रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बराक नदी अभी आपने यहां पढ़ा, देखिए बराक नदी यहां पढ़ा ना, पीछे देखा था बराक नदी। ठीक है, यहां देखिए बाएं वाले में ना, हाँ बराक, ये देखिए बराक नदी पढ़ा था। तो बराक नदी जो था दोस्तों, ब से बराक और ब से बाएं। ठीक है, ब से बराक और ब से बाएं तट पर आके दोस्तों कहां मिलती है? ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ये आप याद रखेगा, बाएं से। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। अभी आपसे पूछ रहा है कि बराक नदी का उद्गम स्थल कहां है? ये नदी कहां से निकलती दोस्तों? तो ये नदी निकलती है मणिपुर की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? मणिपुरी पहाड़ी से इसका उद्गम है, इसे आप याद रखेंगे। एक चीज दोस्तों इसमें और आप याद रखेगा, ये कहां से बह के जाती दोस्तों? तो ये कई स्थानों से बह के जाती है, जैसे ये मणिपुर से निकलती है तो मणिपुर भी याद रखेगा। उसके बाद दोस्तों ये अलग चली जाती सीधे कहां पर? नागालैंड साइड। ठीक है, नागालैंड, फिर मिजोरम होते हुए असम तक आती है। ठीक है, मिजोरम होते हुए यह असम तक आती है और आगे दोस्तों फिर कहां चली जाती है? सीधा बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश। तो आप ये लाइन याद रखेंगे कि जो बराक नदी है ये बहती कहां पर है? ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की नदियां हैं, इसे आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला दे रहा है कि तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना ये पूर्वोत्तर भारत की परियोजना है, प्रसिद्ध परियोजना है दोस्तों। और यह किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? ये आपको दो चीजें बताना है, तो याद रखेगा, यह बराक प्लस तिपाईमुख। ठीक है, तिपाईमुख। ठीक है, ये जो तिपाईमुख है दोस्तों याद रखेगा, ये एक्चुअली में तुईवाई नदी है। तिपाईमुख तो वो हो गया ना, यहां पे नदी का नाम है तुईवाई नदी। क्या नाम है? तुईवाई नदी। ये दो नदियां हैं दोस्तों, ये दो नदियां हैं, इसी नदी पर दोस्तों एक तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना स्थित है। लोकेशन पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है, तो ये बराक आप सभी जानते हैं मणिपुर पहाड़ी से निकलता है, तो मणिपुर में ही ये तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लोकटक जल विद्युत परियोजना। लोकटक के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों? लोकटक जो है ये मणिपुर में स्थित है और लोकटक दोस्तों भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, जो क्या हो रहा है दोस्तों? जो तैर रहा है, एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहिए, इसका नाम क्या है? लोकटक। ठीक है, तो लोकटक जल विद्युत परियोजना ये मणिपुर राज्य में स्थित है, लगे हाथ इसके बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी परियोजना विवादित रही है, उसको बांग्लादेश ने रोक के रखा है, वो कौन सी परियोजना है? यही जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तिपाईमुख परियोजना, यही जो है तिपाईमुख परियोजना। ठीक है, तिपाईमुख परियोजना जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये विवादित परियोजना दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश अक्सर करके इस परियोजना को लेकर के आपस में लड़ते रहे हैं, तो इस लाइन को भी आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा जल्दी आधा सवाल समाप्त नहीं हुआ भाई, वीडियो थोड़ा समय दीजिए, अभी चलेगा वीडियो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो जीएस वाली क्लास चल रही ना, ये सुबह के 9 बजे चलती है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते वो याद रखें, सुबह के 9 बजे जीएस की क्लास और रात को 8 बजे, ठीक है 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी नहीं देखते हैं एक बार हिंदी की क्लास आप देखिए, सुपर डुपर हिट क्लास चलती है। ठीक है, बाकी अब तक की क्लास में आपको तो पता ही है कि हम लोग 10,500 सवाल अब तक पढ़ चुके हैं। अब तक दोस्तों 350 से अधिक लेक्चर आपको दिया जा चुका है। तो धीरे धीरे ये सीरीज आगे बढ़ रही है और वो जल्द ही वो समय आएगा जब इंडियन ज्योग्राफी भी आपका समाप्त हो जाएगा तो फिर आगे हम साइंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए तब साइंस की तरफ चलेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तट अपरदन हेतु, तीनों चीज याद रखिएगा। कौन सी नदी है जो बाढ़ के लिए जानी जाती है? अपना मार्ग चलती इस रास्ते से कब बदल जाएगा कुछ पता नहीं है। और तट अपरदन, अगल बगल दोस्तों क्या करती है? अपने तटों को तोड़ती हुई जाती है। इसके लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जानी, बहुत खतरनाक। ठीक है, भारत में 2 ही 3 नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, घाघरा हो गया, कोसी हो गया। डर लगता है भाई इनसे, डर लगता है। रातों रात पूरा का पूरा सैकड़ों गांव काल के गले समा जाते हैं, ये हालत होता है। कौन कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, हमेशा डरिए। घाघरा से, बाप रे बाप, घाघरा मैंने देखा अपनी आंखों से, ऐसे गांव के गांव ऐसे चुटकी में खत्म हो जाते हैं। ये बजाइए, ये गांव खत्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे खत्म होता है। मैजिक लगेगा आपको। ठीक है, उसी तरह से कोसी, बिहार में भयानक। कोसी तो मतलब ये हालत है कि क्या ही कहना। आप कभी वीडियो देखिए, ठीक है, कोसी नदी में जब बाढ़ आता है तब आप वीडियो देखिए, आप भयभीत हो जाएंगे। आगे देखिए, करा ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा लगभग कितनी प्राप्त होती? क्योंकि दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत की नदी है। जो ब्रह्मपुत्र है ये कहां की नदी दोस्तों? यह पूर्वोत्तर भारत की नदी है। और आप जानते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में खूब वर्षा होती है। ठीक है, तभी अब चेरापूंजी, मासिन राम, आप देखिए ये सब ऐसे स्थान है जहां पर 12 महीने वर्षा होती है। हम आप तो 2-3 महीने वर्षा देखते हैं, 12 महीने यहां 200 सेंटीमीटर से दोस्तों ज्यादा वर्षा होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, 200 सेंटीमीटर प्लस दोस्तों यहां वर्षा होती है, ये आप याद रखेंगे। और मैं आपको, आप हैरान होंगे अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये 5.4 किलोमीटर चौड़ी है। चौड़ाई इसकी बता रहा हूं, आप कल्पना करो कितनी भीषण नदी होगी। और इस तरह मैं इसकी औसत चौड़ाई बता रहा हूं, ये भी कोई वो नहीं है। औसत चौड़ाई मतलब ऑन एन एवरेज इतनी है, वरना कहीं कहीं 7-7, 8-8 किलोमीटर चौड़ी। भाई आप कहेंगे सर नदी है, कोई समुद्र दिखता है, इतनी भीषण नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल है कि असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा निर्धारण करती है, इसका नाम है संकोश नदी। क्या नाम है दोस्तों? संकोश नदी, याद रखेंगे। ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये पश्चिम बंगाल और असम की राजधानी दिसपुर है, इन दोनों के बीच में दोस्तों सीमा निर्धारण करती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अगला सवाल जो आपके मन में आ रहा था, मैं बोलने वाला भी था कि संकोश नदी का उद्गम स्थल कहां है, कहां से निकली है? ठीक है, एक पल के लिए मान लिया कि संकोश क्या है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये मान लिया। लेकिन अभी के लिए पूछ रहा है कि इसका उद्गम स्थल कहां पे, कहां से निकलती है नदी? तो याद रखिएगा, ये निकलती नदी हिमालय श्रेणी से। कहां से निकलती है? हिमालय श्रेणी से। लोकेशन आपसे पूछ लिया तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा, ये भारत की नदी नहीं है, ये भूटान से बहकर आती है। कहां से आती है? भूटान। ठीक है, कहां से बहती है? भूटान से होते हुए दोस्तों ये भारत तक आती है। संकोश नदी इसका नाम है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दोनों उत्तरी दक्षिणी मत कर दीजिएगा। ठीक है, भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में दोस्तों ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फैला हुआ है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व कितने देशों से होकर दोस्तों गुजरती है, ये आप बताइए। पहले बताइए इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई तो आपने देख लिया 5.4 औसतन चौड़ाई थी। इसकी लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है। जबकि अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा नदी दोस्तों केवल 2500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये गंगा से भी बड़ी नदी है, किंतु यह जो है तिब्बत से होकर गुजरती है, तो इसका बहुत ज्यादा हिस्सा दोस्तों तिब्बत में पड़ जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तिब्बत में। ठीक है, अच्छा आपसे देश भी पूछा दोस्तों, तो तिब्बत के बाद दोस्तों कुछ दूर तक ये भूटान में भी बहती है, कुछ दूर भारत में बहती है और कुछ दूर बांग्लादेश में बहती है। जिनको नहीं पता होगा ना, वो तिब्बत से कहां आ जाएंगे? भूटान, भारत, बांग्लादेश आ जाएंगे। सॉरी, भूटान भूल जाते हैं लोग, तिब्बत से भारत आ जाएंगे और भारत से फिर बांग्लादेश, 3 ही देश बताएंगे। जबकि ये जो नदी है ये 4 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल आपके लिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी सियांग को चीन में किस नाम से जाना जाता है? एक और नदी है सियांग नदी। ठीक है, इसको चीन में किस नाम से जानते हैं? इसको यारलुंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यारलुंग शांगपो। ठीक है, शांगपो,
तो इसको भी याद रखिएगा। सियांग नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको यार्लुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये नदी जो है दोस्तों, ये नामचा बरवा के पास से घूमते हुए भारत पहुंचती है। नामचा बरवा के पास से घूमती हुई दोस्तों ये भारत में एंट्री करती है। सियांग इसका नाम है। देखिए दिहांग अलग था, दिबांग अलग था, इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सियांग नदी है, ठीक है। अगला दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस शिखर के निकट पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये नामचा बरवा के पास जाकर मोड़ बनाती है, ठीक है, नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा के पास जाकर। और नामचा बरवा दोस्तों कहां पर है, ये अरुणाचल में है। तो अरुणाचल के पास जाकर दोस्तों यू टर्न लेती है, ठीक है। अगर यू टर्न नहीं मारती, ऐसे यू टर्न नहीं मारती, ये नामचा बरवा है, ठीक है, ऐसे नामचा बरवा यू टर्न नहीं मारती तो दोस्तों ये भारत में आ ही नहीं पाती, ये सीधा म्यांमार निकल जाती। भारत में ना आके सीधा कहां चली जाती, ये म्यांमार चली जाती। तो इसलिए यू टर्न जरूरी है। अगला एक सवाल, बहुत कठिन सवाल है, मोराइन। आपको बताना है मोराइन जो शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है। आपको लगेगा सर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। हिमनद जानते हैं ना, ग्लेशियर, तो बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जो गतिशील है। क्या दोस्तों, जब कोई गतिशील ग्लेशियर मतलब कोई ऐसा ग्लेशियर जो क्या है, गतिशील हो, उसके द्वारा ग्लेशियर द्वारा छोड़ा गया। अच्छा, इस ग्लेशियर से क्या क्या निकलता है, जल निकलेगा, वही जल तो नदी में आएगा। तो आप याद रखिए, इसके द्वारा खाली जल ही नहीं निकलता, इससे जल भी निकलता है, मिट्टी भी निकलते हैं और चट्टान के छोटे छोटे कण भी निकलते हैं। इन्हीं को मिला करके संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इन्हीं को मोराइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोराइन। भाई कहीं से पानी रिस रहा है तो पानी के साथ मिट्टी नहीं रिसेगी, उस चट्टान के छोटे छोटे कण, अरे इतना बड़ा ढेला नहीं भाई, छोटे छोटे कण तो रिसे निकलेंगे ना, तो उसी को क्या कहते हैं, मोराइन कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल हो गया, खैर अलग भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। करा मयूर द्वीप ये किस नदी पर स्थित है। वैसे तो अभी आपने खाली माजुली द्वीप के बारे में पढ़ा, माजुली, ठीक है, माजुली द्वीप जो स्थित कहां है दोस्तों, जो असम राज्य में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ दोस्तों माजुली द्वीप है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप है, ये आप जानते हैं। और मयूर द्वीप दोस्तों, इसे उमानंद के नाम से जानते हैं। मयूर द्वीप का ही एक अन्य नाम क्या है, इसी को कहते हैं उमानंद द्वीप। क्या कहते हैं, उमानंद द्वीप के नाम से जानते हैं। और यह भी कहां स्थित है, जितने ज्यादातर जो द्वीप हैं दोस्तों वो आपके असम राज्य में स्थित हैं, ठीक है। और किस नदी पर दोस्तों उमानंद द्वीप है, तो याद रखेगा ये भी आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। करा सियांग दोस्तों, तो ये तो आपने देखी लिया, अभी पीछे बताया था, सियांग जो है चीन से आती तिब्बत वाले में, ठीक है, तो याद रखेंगे। तिरप और कामेंग, सियांग, तिरप और कामेंग ये किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां, हालांकि ये सब सभी सहायक नदियां हैं, लेकिन इनका लोकेशन स्पेशली क्या दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित नदियां हैं, इसको आप याद रखेंगे। कर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वो डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और ये सुंदरवन डेल्टा जो दोस्तों, ये यहां पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम ऐसा है। या फिर इसे आप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। मैं नदी द्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेल्टा की बात कर रहा हूं, तो इसे भी आप याद रखिए। करा कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। हम पीछे पढ़े थे दोस्तों, भूटान से होकर कौन सी आती है, तो एक तो संकोश नदी आती है। कौन आती है दोस्तों, एक तो संकोश, एक मिनट, मणिपुर था ना, हाँ ठीक है, मणिपुर से वो थी। मणिपुर में एक हमने बताया था जो आपको, ये तिपाई मुख, ठीक है, वो परियोजना वाली, ठीक है, सही है, मुझे अगर कुछ गलत तो नहीं लिखा है। संकोश नदी जो है दोस्तों, ये भूटान से होकर आती है। लेकिन यहां पर एक और नदी है, वांगछू नदी। कौन सी, वांगछू नदी, ठीक है, वांगछू नदी भी आती है और संकोश नदी भी आती है। ये दोनों दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं और ये भूटान से होकर आती हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला सवाल है हिमालय पार की नदियां कौन सी। जो हिमालय के दूसरे तरफ की नदियां हैं इसमें 3 नदियों का नाम आता है, ठीक है। कौन कौन सी? एक सिंधु को हिमालय पार नदी कहा जाता है, एक ब्रह्मपुत्र को हिमालय पार नदी कहा जाता है और एक सतलज को हिमालय पार नदी कहा जाता है, सतलज, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है दोस्तों ये तो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। लेकिन जो सतलज है ये राकस ताल या राक्षस ताल जो झील है, राक्षस ताल झील जो है ये मानसरोवर के ठीक समानांतर ही पड़ता है, थोड़ा दूर है, ठीक है, लेकिन तिब्बत में स्थित है, वहां से निकलता है। तो 3 नदियां जो है दोस्तों ये हिमालय पार की नदियां कही जाती हैं। करा किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? नर नारायण सेतु याद रखेगा ये डबल डेकर ब्रिज है। क्या है दोस्तों? ये डबल डेकर ब्रिज है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों नीचे की तरफ दोस्तों क्या चलता है? नीचे की तरफ इस पे ट्रेन चलता है और ऊपर से दोस्तों यहां पर गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। गाड़ियां ऊपर से चलती हैं और नीचे से ट्रेन चलता है। ये नर नारायण सेतु है और ये कहां बना हुआ दोस्तों? ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? यह नर नारायण सेतु ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसे जोगी घोपा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इसका एक और नाम है जोगी घोपा ब्रिज। क्या कहते हैं? इसे जोगी घोपा ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। वैसे नर नारायण सेतु ये ज्यादा पॉपुलर है, जोगी घोपा इसका पुराना नाम है, ये आप याद रखेगा। राज्य पूछ सकता है दोस्तों कि किस राज्य में स्थित है, तो क्या बताएंगे? यह असम राज्य में स्थित है, ठीक है, असम राज्य में स्थित है। वहीं पर दोस्तों एक ढोला सादिया ब्रिज भी है ना, पढ़ा है कि नहीं आपने? ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है, बहुत लंबा ब्रिज है, नया ब्रिज बना, मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं उनके नोट्स हैं, हैंड एंड नोट्स हैं, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अलग अलग विषय के वीडियोज पूरी तरह से फ्री में यूट्यूब पे अपलोड है, आप वहां से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेड कोर्स चाहिए तो वहां पे वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के माध्यम से। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और प्लीज़ आप सभी से एक ही निवेदन है कि क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस क्लास को आगे बढ़ाइए, ये निवेदन है। बाकी तो सब आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।